अब मेरे ख्याल से दिख रहा होगा सभी को। चलिए, अगर किसी को नहीं दिख रहा हो या फिर साउंड में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग एक बार जगह 5-6 फुट इधर उधर आसपास घूम फिर के आप लोग देखिएगा, वो ठीक हो जाएगा। नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण भी हो सकता है वो। ठीक है। चलिए, लगभग ज्वाइन हो गए हैं। 9:11 भी हो गए। तो एक लास्ट पीडीएफ शायद कल या परसों मैंने दिया था या फिर आज शायद दिया है। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि उसको थोड़ा सा डीपली पढ़ ले। ठीक है, उसमें शायद कुछ डेट वेट अगर रहे तो उसको नोट कर लीजिएगा, कुछ डेट और कुछ ईयर रहे कि कौन सा प्रस्ताव कब पारित हुआ, ये सब वगैरह। तो वो नोट करके रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा कि वो पूछ सकते हैं कि ये जो अमेंडमेंट है वो कब हुआ, किस डेट में हुआ, नियत दिन क्या है। ठीक है, ये सब हो सकता है पूछ लें, तो उसके लिए हम लोग रेडी रहेंगे। ठीक है। तो पर जो कल पीडीएफ दी थी और जो आज दी थी दोनों, वो कह रहे हो आप? कल की मेरे ख्याल क्या था? से 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। ये पीडीएफ मैंने कब दी थी। ये है आज, आज मैंने दी है। ठीक है, दोपहर को। तो उसमें से ना जो ठीक है। ईयर मेंशन है, जो डेट मेंशन है जिस जिस चीज के लिए, उसको आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो वो थोड़ा सा सही रहेगा। तो लास्ट पीडीएफ हमने भेजा है ग्रुप में। ठीक है, उसमें कॉलम है अध्याय 1, संघ की राजभाषा नीति, भाग 5, 120, 210, ये सब वगैरह है ना। उसमें देखिए डेट के साथ दिया हुआ है। तो वो सब चीज हम लोग पढ़ लेंगे। मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने सोचा पहले शेयर कर दूं, नहीं तो मैं इसे थोड़ा सा टिक लगा के शेयर करता। ठीक है, ताकि ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, क्योंकि पूरा अगर हम लोग देखेंगे ना, ये पूरा बुक है। ठीक है, तो पूरा बुक पढ़ के फायदा नहीं है। एग्जाम में जो आ सकते हैं, जितना सिलेबस है, अगर उसी को हम लोग 10 बार पढ़ ले वो ज्यादा अच्छा रहता है, ना कि पूरा बुक पढ़ के हम लोग चले जाएं। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो इसमें कुछ कुछ एक बार आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा इसमें से। ठीक है, आज हम लोग दो कर लेते हैं। पर आपने तो आज राजभाषा इम्पोर्टेंट टूल वाली मतलब पीडीएफ सेंड की हुई है, वही देखनी है? मैंने वो बोला था कि राजभाषा का जो नीति हम लोग पढ़ रहे हैं वो कंप्लीट करेंगे, लेकिन हम नहीं, लोग। आप बोल रहे हो ना जो जो आज सेंड किया आपने, तो वो तो आपने वही किया ना जो इम्पोर्टेंट रूल शायद लिखा हुआ है जिसपे राजभाषा नहीं इम्पोर्टेंट, नहीं, उसमें वही? राजभाषा नीति भी है, और अच्छा टूल्स के अच्छा। लिए तो बहुत कम उसमें दिया हुआ है, ज्यादातर राजभाषा नीति ही है। ठीक है, ठीक उसमें है से ठीक बहुत है। सारा चीज इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। जो मतलब पिछला पढ़ के आए हैं उनको पता चल जाएगा कि क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और मेरे पास अगर टाइम रहा तो मैं उसमें मार्क भी कर दूंगा कि क्या क्या उसमें सर पढ़ना है एक उस। बारी आप जो आपने पहले क्लासेस ली हुई है वो आपकी शायद कुछ कह रहे थे आप, सर उसकी एक बारी अगर हो पाए तो उसकी भी ले लीजिए, मतलब आगे फर्दर जब आपको टाइम लगे उसकी भी एक बारी एक क्लास ले लीजिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, अगर हो जाता है तो मैं कोशिश हाँ करूंगा। सर, मैंने तो आज फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन किया है। हाँ, देखूंगा मैं। ऐसे वार्षिक कार्यक्रम से 10-12 क्वेश्चन मिनिमम आएंगे ही आएंगे। ठीक है। तो सर दस और बारह तो बहुत होते हैं। हाँ, 10-12 तो होते ही है ज्यादा, लेकिन हाँ बाकी जी। लोग पढ़ चुके हैं ना, तो उनका भी टाइम नहीं खराब होना चाहिए। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा सभी को तो फायदा सर हो। ऐसा करना, जिस दिन आप लोगे ना उस दिन आप मेंशन कर देना कि आज ये वाली क्लास है। अगर जिन बच्चों ने लेनी होगी वो ले लेंगे, जिन्होंने नहीं लेनी होगी, जिन्होंने ले रखी होगी पहले, वो अपना आगे का पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ कर लेंगे। ठीक है, मैं देख लूंगा, मैं ठीक है डिस्कस कर लूंगा ग्रुप में। ठीक है, चलिए ठीक है सर, स्टार्ट ठीक करते, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, है जी सर, स्टार्ट ठीक करते है। हैं हम लोग। ये राजभाषा का जो गौरव पुरस्कार है, किसी को कुछ आइडिया? ऐसे तो सभी ने बहुत सारे ऐसे मटेरियल आ गए हैं,
सभी ने पढ़ भी लिया होगा गौरव पुरस्कार के बारे में। तो किसी को कुछ आइडिया है? अगर कुछ रह जाएगा तो फिर मैं उसको कंप्लीट करूंगा। ऐसे तो मैं शुरू से ही बताऊंगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कुछ रह जाएगा आप लोगों में से तो वो मैं नोट करवा दूंगा। बताइए, कुछ है आइडिया आप लोगों को? चलिए ठीक है, कोई नहीं बोलेंगे, मैं ही बोलता हूँ, ठीक है। तो ये जो है, जो हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, जैसे अभी जॉब आप लोगों की लगी नहीं है, लेकिन जब लग जाएगी तो आप लोगों को भी ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग ये सब चीज पहले सीख के रख लेंगे, ठीक है, कि क्या है। और यूपीएससी ने ये वाला सिलेबस डाला है, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा सिलेबस डाला है, ताकि हम लोग जब नौकरी में घुसे तो हमें बहुत सारी चीजें पता चल जाए, मतलब पहले से पता हो, ठीक है। तो ये चीज हम लोग देख लेते हैं कि ये तो राजभाषा नीति की फाइल संख्या है। जो भी अपने ऑफिसेस हैं, जो भी कार्यालय है, वो अपने फाइल संख्या दे देते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग को देखना क्या है? इसका हम लोग को देखना है कि इसको कहा क्या जाता है। इसको बोलते हैं राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना, ठीक है। और ये किस चीज के लिए दी जाती है और ये किसको दी जाती है, ठीक है, और इसमें क्या क्या प्रावधान है, वो चीज हम लोग इस लेटर के माध्यम से देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो लेटर होता है हर साल ही सर्कुलेट होता है, ठीक है। तो ये हम लोग देख लेंगे इसमें क्या क्या प्रावधान दिए जाते हैं कि कौन इसमें भाग लेगा, कौन नहीं ले सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस योजना के अंतर्गत भारत के नागरिकों को निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगे। यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन, राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना किसके लिए है? सरकारी कर्मचारियों के लिए, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए, या फिर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, या फिर पीएसयू के लिए, या फिर आम जनता के लिए। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा कि भारत के नागरिक, जो आम नागरिक है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और प्राइज ले सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही बन गया कि ये पुरस्कार किसके लिए है। तो ये पुरस्कार भारत के नागरिकों के लिए है, ठीक है। दूसरा क्या क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, हिंदी में इसका विषय क्या क्या हो सकता है? हिंदी में ज्ञान विज्ञान संबंधी मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि राजभाषा गौरव पुरस्कार किस लैंग्वेज के लिए दिया जाता है। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो ये राजभाषा हिंदी के लिए दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुस्तक लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। और वो पुस्तक किस विषय की होनी चाहिए? ज्ञान विज्ञान संबंधी, ठीक है। दूसरा क्या है कि न्यायालय विज्ञान, पुलिस, अपराध शास्त्र, अनुसंधान और पुलिस प्रशासन, ठीक है। चलिए, कई लोग अभी जुड़ रहे हैं। तो इसका जो विषय है, ठीक है, और क्या है? ज्ञान विज्ञान तो है ही हिंदी से। न्यायालय का अगर कुछ विज्ञान होता है, या फिर पुलिस का होता है, या फिर अपराध शास्त्र, अनुसंधान और पुलिस प्रशासन पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार दिया जाता है। तो कौन कौन से टॉपिक पे लिखा जाता है ये हमने देख लिया। ख में भी। अब किसी को कुछ आइडिया है कि पुलिस प्रशासन पे भी दिया जा सकता है? कोई सोच सकता है कि पुलिस प्रशासन पे कोई बुक कैसे लिखेगा? कोई इमेजिन कर सकता है कि पुलिस प्रशासन पे क्या लिखा जा सकता है? कोई एक दो लाइन बता दे आप लोगों में से। सर शायद इसमें ये हो सकता है कि मतलब किस तरीके से वो काम करते हैं,
मतलब इन द सेंस कि जो उसमें डे टू डे वर्क होता है, या जिस तरीके से पुलिस कर्मचारी जो है मतलब अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं शायद मे हाँ बी। ठीक है, सही बोल रहे हैं आप। है ना? हाँ इसमें जी। देख लीजिएगा, ये आप लोग जाइएगा BPR&D, ठीक है, इसकी साइट पे जाइएगा। यहाँ पे आपको मैगजीन बीपीई मिलेंगे। बीपीआरईडी। BPR&D, पुलिस अनुसंधान एवं रिकॉर्ड, क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड ब्यूरो, इस टाइप का नाम है। ठीक है, तो BPR&D डालिएगा ना तो उसमें आएगा। तो इनकी वेबसाइट पे जाइएगा आप, और ये क्या करते हैं, ये अनुसंधान वगैरह करते हैं। ठीक है, तो उसमें ये बहुत सारे लेख लिखते हैं। तो हम लोग जान सकते हैं कि हर एक चीज पे पुस्तक लिखी जा सकती है। हम लोग भले न लिखें, लेकिन लिखने वाले लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या याद रखना है कि इसका विषय क्या क्या है। अगर राजभाषा गौरव पुरस्कार मिल रहा है, तो वो किस किस विषय पे मिल सकता है, ये पूरा पूरा हमें याद रखना है। कि उसमें से हो सकता है कि 3 ऑप्शन में से दे दे ये सब सारे विषय, और एक ऑप्शन में दे दे जहाँ पे ये चौथा ऑप्शन ऐसा दे दे कि ये सारे विषय हो ही नहीं। ठीक है, ये विषय नहीं हो, तो वहां पे हम लोगों को बोलेगा कि ये कौन से विषय इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, उसको अलग कीजिए, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम तो ले रही सर है तो ये जो आपने खैर खैर में जो विषय दिए हुए हैं इनको याद करना है कि किस विषय पे दिया जा सकता है। आपकी आवाज ना बहुत गड़बड़ आ रही है, आप फिर से बोलेंगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर ये जो विषय आपने खा में बताए हैं कि न्यायालयिक विज्ञान, पुलिस और अपराध शास्त्र अनुसंधान, तो मतलब ये विषय याद करने हैं कि इन विषयों में गौरव पुरस्कार दिया जा सकता है। हाँ, इन विषयों पर ये अच्छा। राजभाषा का गौरव हाँ, पुरस्कार जो है दिया जा सकता है, क्योंकि विषय को हाँ, वो बहुत सारे हैं, तो उसमें कंफ्यूज करने के लिए विषय दे सकते हैं कि हाँ इन विषयों पे दिया ठीक। जा सकता है और किन विषयों पे नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस विषय पे दिया जाता है या फिर दिया जा सकता है। ठीक है, दूसरा जी क्या सर। है, संस्कृत, उसके बाद धर्म, कला, धरोहर आदि पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार दिया जाता है। तीसरा क्या है, विधि के क्षेत्र में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो मेनली ये किस लिए दिया जाता है, पुस्तक अगर किसी ने लिखा है तो वो पुरस्कार राजभाषा गौरव पुरस्कार प्राप्त करने का हकदार होगा, अगर किसी ने पुस्तक लिखा है इन विषयों पर। ठीक है, आगे देखिए, इस योजना का पूरा नाम देख लीजिए, हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना। ठीक है, इसको हम लोग नाम याद रखेंगे कि क्या है इसका पूरा नाम। उसके बाद परिभाषाएं क्या है, जो ऊपर में ये सब मेंशन किया गया है, इसको और बताया गया कि योजना से क्या मतलब है। ठीक है, ये जो ऊपर में बताया गया है वो उसका अलग अलग अगर अर्थ निकाले तो क्या है। तो योजना का अभिप्राय है तकनीकी विज्ञान, न्यायालयिक विज्ञान, पुलिस, अपराध शास्त्र अनुसंधान, जो ऊपर में लिखा हुआ है, धरोहर इत्यादि संबंधी विषयों एवं विधि के क्षेत्र में मौलिक रूप से हिंदी भाषा में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए राजभाषा विभाग पुरस्कार योजना। अब देखिए यहाँ इससे क्या पता चल रहा है, ये पुरस्कार किसके तरफ से दी जाएगी, राजभाषा विभाग के तरफ से दी जाएगी। तो राजभाषा गौरव पुरस्कार किसके द्वारा दी जा रही है, राजभाषा विभाग द्वारा। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन बन गया मेरा कि इस भाषा का, ये इस गौरव पुरस्कार का नाम क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बन गया कि इसमें विषय कौन कौन से ऐड किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद
क्या बन रहा है कि ये जो पुरस्कार है कौन से विभाग द्वारा दिया जाता है। ठीक है। अब देखिए, मौलिक से क्या अभिप्राय है। मूल रूप से हिंदी में लिखी गई व प्रथम बार प्रकाशित पुस्तक। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और कंडीशन है, अच्छा इसको कर लेते हैं पूरा लाइन। पूर्व में प्रकाशित पुस्तकों का अनुवाद इस योजना में शामिल नहीं होगा। अब देखिए मौलिक क्या होता है, मौलिक का अर्थ यहाँ पर बोला गया है कि मौलिक का अभिप्राय क्या है कि मूल रूप से हिंदी में लिखी हो, यानी कि अगर कोई ऐसी पुस्तक है, ठीक है, ये मैंने एक पुस्तक लिख दी, इसमें से अगर इतना भाग भी मेरा इंग्लिश हो गया, ठीक है, तो ये इस योजना के अंतर्गत कंसीडर नहीं की जाएगी। ठीक है। यानी कि मेरा जो बुक होगा वो पूरा का पूरा एकदम हिंदी होना चाहिए, वो इंग्लिश उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक तो वर्ड भी अगर हमने लिख दिया तो वो भी वो हिंदी में ही लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है। वो इंग्लिश में जैसे सर एक बार हमें थोड़ा थोड़ा सा दोबारा समझा दीजिए। इसमें ये जो 2 नंबर है इसमें बोलने का मतलब क्या है कि अगर मैंने एक पुस्तक लिखी, ठीक है, इसमें मान लीजिए 100 पेजेस है। ठीक है। अब इन 100 पेजेस में आधा पेज भी, 1/2 पेज भी ऐसा ना हो कि उसमें इंग्लिश आए। ठीक है। उसमें 100 के 100 पेजेस क्या होने चाहिए, हिंदी में होने चाहिए, चाहे वो इंट्रोडक्शन हो, चाहे कुछ भी लिखा हो, लेखक के बारे में हो, कुछ भी लिखा हो वो हिंदी में होना चाहिए। ठीक है। ये इधर बोलने का मतलब है। ठीक है। दूसरा क्या है, ये तो हो गया मूल रूप से हिंदी में लिखी गई हो। दूसरा क्या है, प्रथम बार प्रकाशित पुस्तक, यानी कि एक पुस्तक मान लीजिए अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2023 चल रहा है। ठीक है। अब कोई पुस्तक मैंने लिख दी, वो 2022 में मैंने लिख दी। ठीक है। अब क्या होगा कि 2022 में तो मैंने लिख दी, अब इस पुस्तक को मैंने क्या किया, इस योजना के तहत भेज दिया कि 2023 वाले में मुझे पुरस्कार लेना है, तो मैंने कंसिडरेशन के लिए इसको भेज दिया कि ये मेरी पुस्तक है। मान लीजिए मेरी पुस्तक का कुछ भी नाम है, राजभाषा उदय। ठीक है। अब मैंने ये नाम का पुस्तक लिख दिया, ये मैंने कब लिखा, 2022 में, तो मैं इसको कब भेजूंगा, 2023 में, कंसिडरेशन के लिए 2023 में इसको भेज दूंगा। अगर जो समिति बनेगी उसको अच्छा लगा तो वो कंसीडर करेगी कि हाँ ये पुस्तक जो है 100% हिंदी में है। ठीक है। दूसरा क्या कि इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 2022 है। ठीक है। दूसरा कंडीशन हो गया। और तीसरा कंडीशन क्या है जो इसमें बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए इसी का संस्करण मैंने हो सकता है 2020 में ला दिया, ठीक है, पास्ट में कभी 2020 में मैंने इसका संस्करण लाया हूँ, तो क्या होगा, वो कंसीडर नहीं की जाएगी। ठीक है। तो ये कंडीशन हो सकता है एग्जाम में भी दे दे कि अगर किसी व्यक्ति ने 2020 में लिख दिया कोई पुस्तक, तो क्या वो 2023 में राजभाषा गौरव पुरस्कार के लिए पात्र होगा, तो हम लोग आंसर क्या देंगे, नहीं, वो पात्र नहीं होगा। तो इसमें क्या है कि उसका जो संस्करण होगा, ठीक है, फर्स्ट पब्लिश्ड कब होना चाहिए, 2022 में होना चाहिए। दूसरा कि वो पूरी तरह हिंदी में होना चाहिए और पहली बार प्रकाशित होनी चाहिए। ठीक है। और पूर्व में प्रकाशित पुस्तकों का अनुवाद भी इसमें शामिल नहीं होगा। ये तो अनुवाद हो गया, लेकिन पहले अगर हम लोग उसको पब्लिश कर चुके हैं तो भी वो पुस्तक कंसीडर नहीं की जाएगी। अगर मुझे 2023 में देना है तो मेरा पब्लिकेशन कब का होना चाहिए, 2022 का। अगर मान लीजिए मुझे भेजना है 2024 में कंसिडरेशन के लिए, तो उसका पब्लिकेशन कब का होना चाहिए, किसी को कुछ आइडिया है। 23 का, 2023।
हाँ 2023 का होना चाहिए, ठीक है। 23। और 2025 में अगर मुझे भेजना है तो 24 को 1 साल पहला होना चाहिए। हाँ, इसमें कंडीशन ये है कि इसमें 1 साल पहले का होना चाहिए। भले वो कंसीडर कब करेगा, अगर वो 1 जनवरी को पब्लिश हो गया, ठीक है। अगर वो 1 जनवरी 2022 को पब्लिश हुआ, और कब तक के बीच में चलेगा वो, 31 दिसंबर 2022, तब हम लोग उसको 2023 के पब्लिकेशन के लिए, मतलब पुरस्कार के लिए भेज सकते हैं। अगर इससे एक दिन भी पहले और इससे एक दिन भी बाद का अगर होता है पब्लिकेशन, तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा इस पुरस्कार के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक मतलब सबको मेरा प्रॉपर क्लियर। सर 1 साल, सर 1 साल पुराना ही होना चाहिए प्रॉपर, है ना? हाँ, मतलब जो ईयर पुरस्कार दिया जाएगा, जो ईयर चल रहा है उस, हाँ, जिस ईयर पे हम कंसीडर कराना चाह रहे हैं उससे हाँ 1 साल पहले का हाँ वो पब्लिश होनी चाहिए वो वाली बुक। हाँ, वो बुक 1 साल पहले पब्लिश हो जानी चाहिए। अगर हम 2023 में भेज ठीक रहे है, हैं ठीक तो 1 जनवरी में भी अगर हो गया, 1 जनवरी 2023 को है। भी अगर हमने पब्लिश किया है, तो ये 23 में कंसीडर नहीं की जाएगी। ये कब कंसीडर की जाएगी? 24 में, फिर वो ठीक 24 है। में कंसीडर में की जाएगी। हाँ, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि ये कंसीडर कब की जाएगी। उसके बाद देखिए दिया हुआ है तीसरा, कि पुस्तक से आज से प्रकाशित पुस्तक से है। कई लोग क्या होता है कि लिख देते हैं कॉपी पे या फिर डायरी पे उसको, अगर वो बोले कि ये पुस्तक टाइप का, ये इसमें सारा कुछ दिया हुआ है जो पुस्तक में होना चाहिए, तो वो पुस्तक जो है, ठीक है, वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब देखिए वर्ष से तात्पर्य क्या है? योजना वर्ष या फिर प्रकाशन वर्ष, कैलेंडर वर्ष। अब ये वो दो कंडीशन दिया गया है जो मैंने अभी डिस्कस किया, प्रकाशन वर्ष, कैलेंडर वर्ष, जो हम लोग 2020 बोलते हैं, या फिर वित्तीय वर्ष। अगर लेटर में वित्तीय वर्ष मेंशन किया है कि इस वित्तीय वर्ष में होनी चाहिए, यानी कि वित्तीय वर्ष सबको आइडिया है कि वो शुरू होती है अप्रैल से, ठीक है। 1 अप्रैल से अगर मान के चले, और 31 मार्च को वो खत्म हो जाएगी। अगर वो लेटर में बोल रहा है कि वित्तीय वर्ष होनी चाहिए, तो वित्तीय वर्ष, और प्रकाशन वर्ष बोला जाए तो प्रकाशन वर्ष, ठीक है। तो ये दोनों कंसीडर हो जाएंगे। तो एक कंडीशन तो मैंने देख ही लिया था, 2020 में अगर मुझे कोई पुस्तक मेरा लिखा हुआ है तो वो 2023 में हम लोग नहीं दे सकते। हम लोग को देना चाहिए था 2021 में, लेकिन हमने दिया नहीं। दूसरा, कि फर्स्ट टाइम ही वो प्रकाशित होनी चाहिए। उसका कोई संस्करण अगर आ जाता है दूसरा, तो वो कंसिडर नहीं की जाएगी। और वर्ष से अभिप्राय भी हो गया, योजना वर्ष या फिर वित्तीय वर्ष। तो ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। इसमें आगे और भी दिया जाएगा। अब देखिए उद्देश्य क्या है, सर, उद्देश्य, हाँ बताइए। सर एक बारी ये वर्ष वाला दोबारा समझा दीजिए, मतलब योजना वर्ष किस तरीके से, देखिए मतलब ये जो और ये सब क्या लेटेस्ट होगा? ये जो लेटेस्ट निकला है, ये 2023 का हम्म, लेटर है, ठीक है। तो हाँ जी, हाँ इसमें जी। क्या बोल रहा है कि या तो हम लोग वित्तीय वर्ष लेंगे या फिर प्रकाशन वर्ष लेंगे। तो प्रकाशन वर्ष का अच्छा, इन कैलेंडर दोनों वर्ष, में से कोई सा एक वर्ष लेके उसको हाँ। कंसीडर करना है? अब देखिए योजना वर्ष क्या है कि योजना, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, और मैं डिफाइन कर ही देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा इसमें। हाँ जी, हाँ जी सर, थोड़ा सा एलोबरेट कर दीजिए। देखिए योजना वर्ष और वित्तीय वर्ष क्या हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए ये योजना वर्ष है राजभाषा की, ठीक है। राजभाषा की योजना वर्ष क्या है? ये है वित्तीय वर्ष, यानी कि ये हो जाएगा 1 अप्रैल। मान लीजिए मैं लास्ट ईयर से काउंट करता हूँ, तो ये अप्रैल से हो जाएगा 2022 से 31 मार्च 2023, ठीक है। अगर ये योजना, इस योजना के लिए मैंने क्या किया, जनवरी में ही सारा प्रोग्राम बना लिया, ठीक है। जनवरी 2023 में सारा प्रोग्राम बनाया और मैंने पुरस्कार दे दिया। तो अब मुझे जो है मार्च तक कोई पुरस्कार नहीं देना है किसी को भी। अब मेरा फिर से वित्तीय वर्ष कब से स्टार्ट होगा? अप्रैल 2023 से मार्च 2024, ठीक है। उस वित्तीय वर्ष में हम लोग
अब ये पुरस्कार दे सकते हैं। ये योजना वर्ष है राजभाषा विभाग के लिए, और ये जो कैलेंडर वर्ष बोल रहा है, प्रकाशन वर्ष बोल रहा है, ये है लेखकों के लिए, कि इस योजना वर्ष में अगर कोई लेख आता है, ठीक है, तो वो कंसीडर करेगा। यानी कि मैंने जो योजना चलाया है वो वित्तीय वर्ष के लिए, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, ठीक है। तो इस बीच हमको जो है ये सारा काम इसका कर लेना है और पुरस्कार देके इस योजना वर्ष में खत्म कर देना है, ठीक है। अब 1 अप्रैल से फिर दूसरा वो वित्तीय वर्ष शुरू होगा, तो फिर हम लोग दूसरा ईयर वाला कंसीडर करेंगे, दूसरा पुरस्कार के लिए हम लोग फिर से करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेरे ख्याल से नहीं हुआ होगा। डाउट है थोड़ा। आवाज आपकी नहीं आ रही है, हाँ, डाउट है ना? अब देखिए आ रही है सर। हाँ फिर जी, से हाँ मैं जी बता सर। देता हूँ। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे 2 वर्षों का जिक्र सर है। ये वाला जो आपने योजना वर्ष वाला बताया है ना, वो हाँ तो थोड़ा समझ में आ रहा है कि मतलब ये तो राजभाषा वालों के लिए है, कि मतलब हाँ इसमें वित्तीय वर्ष मतलब काउंट होगा, कि मतलब 1 हाँ अप्रैल 2022 से अगर 31 मार्च 2023 तक इसका ईयर काउंट हो जाएगा। अगर इसमें तुमने एक पुरस्कार प्रोवाइड करा दिया है, तो फिर हाँ अगला जो हाँ मतलब हाँ जो हाँ दिया जाएगा वो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच 24। में ही दिया जाएगा, हाँ, है ना? इसका क्योंकि तो वो खर्च हो रहा है वित्तीय वर्ष का तो सरकार ये। की तरफ से। हाँ जी, हाँ जी, तो वो पूरा अपना एनुअल ईयर लेके चलेंगे, जैसे जैसे जो उनका हाँ, चल रहा वित्तीय वर्ष है लेके चलेंगे वो। फाइनेंशियल ईयर हाँ वो लेके चलेंगे वित्तीय वर्ष। ठीक है। हाँ और ये जो लेखकों वाला है, इसका क्या पंगा है सर? ये कैलेंडर टू कैलेंडर है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। हाँ, ये कैलेंडर वर्ष बोलते ही है कि 1 जनवरी से लेके हाँ इकतीस जी, हाँ जी। दिसंबर हाँ, इकतीस तो ये दिसंबर तो तक। अपना तो सर खर्च इसमें करके क्या निकल करना गया। है? ठीक है, ये तो अपना खर्च अच्छा, करके अच्छा, अच्छा, निकल अच्छा। गया कि वित्तीय वर्ष में मेरा ये प्रोग्राम है, इसमें इतना खर्चा आएगा, तो फाइनेंशियल ईयर में वो खर्चा हम लोग नोट कर लेंगे। अब देखिए प्रकाशन वर्ष में क्या है, ये सब है लेखकों के लिए, कि लेखक का जो भी बुक होगा वो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक के बीच में प्रकाशित हो जा चुका हो, मतलब हो गया हो। अच्छा, अगर अच्छा, 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 अच्छा। जो मैंने तभी यहाँ तभी सर फिर वो कंसिडर होंगे आगे के लिए, मतलब 31, हाँ मान लो जैसे 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक लेखकों को अपनी बुक को पब्लिश कर देना है, तभी वो दो हाँ 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच में वो कंसिडर तभी होंगे हाँ अपनी बुक के उसके लिए, हाँ मतलब अवार्ड के लिए, हाँ पुरस्कार के लिए। हाँ, जैसे देखिए ठीक है, यहाँ पे ठीक है, आगे। क्या है कि 2023 का ये लेटर है, जून 2023। हुँ, अब ये क्या करेंगे, हुँ, बुक मंगवाएंगे, ठीक है, कि जिसने भी अपना अपना बुक लिखा है वो हमें ठीक भेज है। दें, ठीक है। हुँ, तो वो भेज हुँ, देंगे हुँ, सारे। हुँ, अब इसमें बुक कौन हुँ, कौन हुँ। से आएंगे जो 2022 में पब्लिश हो चुके हैं, तो सारे 2022 हाँ जी वाले आ सर, गए, 1 जनवरी, ठीक है। हाँ, 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक। हाँ, वो सारे कंसीडर किए जाएंगे, उसमें से समिति गठित होगी कि कौन, मतलब राजभाषा अपने हिसाब से समिति गठित करेगी, ठीक है। कुछ नियम है उसके, तो वो गठित करके इसमें कंसीडर करेगी किसको दिया जाए। अगर इन्होंने दे दिया, अब 22 जून को बोला है, लेटर वेटर आते आते पुस्तक वगैरह आते आते ये लोग कम से कम सितंबर अक्टूबर तक कर देंगे काम, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, इनका खर्चा खत्म हो गया। अब फिर से जब 1 अप्रैल आएगा, फिर से वो क्या करेंगे, जून हो चाहे जुलाई में फिर से ये लेटर इशू कर देंगे कि ऐसा ऐसा पुरस्कार दिया जाएगा, और उसका जो कैलेंडर वर्ष होगा जो लेखकों के लिए होगा वो 2023 होगा, ठीक है। तो ये नियम होता है, ठीक है। ठीक है सर, आगे। चलिए थैंक उद्देश्य देख लेते हैं। केंद्र, ये उद्देश्य तो हम लोग सभी जानते हैं कि हिंदी को जो है बढ़ावा देना है, लेकिन अदर भी क्या है वो देख लेते हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन शामिल है, मंत्रालय, विभाग, कार्यालय, उपक्रम, बैंकों आदि में सरकारी कामकाज में
तकनीकी विषयों पर भी कार्य किया जाता है। ठीक है, कोई ऐसा मंत्रालय है या फिर ऐसा विभाग है जो तकनीक के ऊपर बेस्ड है, जैसे मान के चलते हैं हम लोग इसरो। ठीक है, इसरो क्या है, वो तो ऐसा वैसा है नहीं, शिक्षा तो दे नहीं रहा है वो क्या है, तो टोटली टेक्निकल डिपार्टमेंट है कि उसमें काम होगा, वैज्ञानिक लोग रहेंगे, ये सब होगा, मशीन वशीन बनाई जाएगी, रक्षा से संबंधित कुछ रॉकेट वॉकेट या फिर कुछ औजार बनाए जाएंगे, मतलब वो उसी का डिपार्टमेंट है ही। ठीक है, DRDO। ठीक है, ये सब क्या है, तकनीकी है, तकनीकी विषय पर कार्य किया जाता है। तकनीकी विज्ञान न्यायालय विज्ञान, पुलिस, अपराध शास्त्र अनुसंधान, पुलिस प्रशासन, संस्कृति, ये सब इत्यादि संबंधी विषयों पर विधि के क्षेत्र में सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने में कठिनाई आ रही है, क्योंकि इन विषयों पर पुस्तकों की कमी है। अब इसका उद्देश्य क्या है, ये डिफाइन हो गया है कि इसका उद्देश्य क्या है। जैसे मान लीजिए टेक्निकल के शब्द हैं, या फिर हम लोग अगर बायोलॉजी पढ़ेंगे तो बायोलॉजी में हमारे पास बहुत कम शब्द हैं हिंदी के। ठीक है, या फिर तकनीक को ही हम लोग लेते हैं तो हमारे पास बहुत कम शब्द हैं तकनीक के। तो अगर वहां पर अगर हम लोग इनकरेज करें कि हाँ आप पुस्तक लिखो टेक्नोलॉजी पे, और वो जब मौलिक पुस्तक लिखेंगे, मौलिक मीन्स 100% हिंदी, जब वो मौलिक पुस्तक लिखेंगे तो बहुत सारे जो अंग्रेजी वर्ड होंगे उसको वो हिंदी करेंगे। अगर वो हिंदी नहीं हुए तो उससे रिलेटेड जो भी वर्ड होंगे हिंदी में उसको वो लेंगे, या फिर कुछ ऐसा शब्द जोड़ के बनाएंगे ताकि हिंदी में वो चल जाए। जैसे हम लोग अंग्रेज यूज करते हैं अवतार, ठीक है, शायद यहाँ पे भी यूज होता है, अंग्रेज लोग भी यूज करते हैं, तो ये हिंदी का वर्ड है लेकिन अंग्रेज भी यहाँ पे यूज करता है। कुछ ऐसे हैं जैसे लोफर, जो हिंदी में भी हम लोग लोफर बोलते हैं, इंग्लिश में भी लोफर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब ऐसी चीजें हैं जो हिंदी इंग्लिश में कॉमन हो जाएंगी। तो ऐसे ऐसे शब्द वो लोग यूज करेंगे जो बुक लिखेंगे, और उन बुक से बहुत सारे जो अनुवाद ब्यूरो के होंगे या फिर अदर जो काम कर रहे हैं भाषा के क्षेत्र में, वो उन बुक से सारे वर्ड्स को एकत्र करेंगे, संग्रहित करेंगे, इकट्ठा करेंगे, और उसको फिर राजभाषा को प्रेषित करेंगे ताकि हमारा जो हिंदी का जो वर्ड है वो उसका जो संख्या है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो इसलिए ये सब प्रोग्राम कराया जाता है। तो ये पहला देख लिया हमने। साथ ही इन विषयों की हिंदी शब्दावली से कम परिचित अथवा परिचित नहीं होने के कारण सरकारी कामकाज को हिंदी में करने में कार्मिकों को कठिनाई आती है। उक्त विषयों पर हिंदी में पुस्तक लेखन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग यह योजना चला रहा है। तो इसका उद्देश्य पता चल गया। अगर ये लोग हिंदी में करेंगे काम, ठीक है, पुस्तक अगर लिखेंगे तो बहुत सारे क्या हो जाएंगे वर्ड जो हम लोग नहीं भी जानते या फिर हमारे दिमाग में नहीं है, तो वो हमारे दिमाग में आ जाएंगे। ठीक है, या फिर इन सब को लेकर के राजभाषा क्या करेगी, अपनी डिक्शनरी जो प्रशासनिक शब्दावली है उसको डेवलप करेगी, टेक्निकल की अलग है उसको डेवलप करेगी। तो ये सब काम चलता रहता है, ये सब इसी के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये उद्देश्य हो गया। दूसरा भी उद्देश्य दिया हुआ है, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी से संबंधित अलग अलग पुरस्कार योजनाएं चलाई जा रही है। हिंदी से संबंधित पुस्तक योजना के लिए केवल राजभाषा विभाग को नोडल विभाग बनाया गया, अतः विभिन्न मंत्रालयों विभागों द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी से संबंधित पुरस्कार योजनाओं में से प्रासंगिक प्रासंगिक योजनाओं को इस पुरस्कार योजना में शामिल कर लिया गया है। अन्य पुरस्कार योजनाओं को बंद करने का निर्णय लिया गया है। ये छोड़ दीजिए, ये पॉइंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये नेगेटिव बात कभी भी कुछ बताएगा तो हम लोगों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है। नेगेटिव ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा जो सरकार के विरुद्ध हो या फिर ऐसा जिसमें सरकार की कमी हो। ठीक है, अब देखिए पुरस्कार योजना का नाम, ठीक है, क्या क्या है, और पुरस्कार की संख्या और कितना राशि उसमें मिलेगा। सबसे पहले हिंदी में ज्ञान विज्ञान संबंधी पुस्तक अगर लिखी जाएगी, ठीक है,
तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि अगर ज्ञान से संबंधित, ज्ञान विज्ञान से संबंधित अगर कोई पुस्तक लिखी जा रही है हिंदी में, ठीक है, तो उसमें क्या क्या पुरस्कार है। तो इसमें प्रथम पुरस्कार कितने का है? 2 लाख का। द्वितीय पुरस्कार कितना है? 1.25 लाख का। और तृतीय कितना है? 75 लाख का। ये हम लोगों को ध्यान में रखना है कि प्रथम और द्वितीय और तृतीय कितना कितना इसमें दिया जा रहा है। अगर ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति को पुरस्कार मिल रहा है, ठीक है, तो अगर उसको द्वितीय पुरस्कार मिल रहा है तो उसको कितना अमाउंट मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या है? न्यायिक विज्ञान, पुलिस अपराध शास्त्र अनुसंधान और पुलिस प्रशासन पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार अगर वो लिखता है तो उसमें कितना उसको मिलना चाहिए। तो प्रथम पुरस्कार कितना है? 1.5 लाख का। द्वितीय कितना है? 1 लाख का। उसके बाद देखिए, संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर आदि पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार। तो प्रथम कितना है? 1.5 लाख। द्वितीय कितना है? 1 लाख। तो कुल मिला के अगर हम लोग देखेंगे तो पहला जो है ज्ञान विज्ञान के अगर क्षेत्र में लिखता है उसी में ज्यादा है, 2 लाख, ठीक है। और 1.75 लाख, बाकी सब में 1.5 लाख से स्टार्ट हो रहा है और 1 लाख से, मतलब बाकी सब में थोड़ा सा ही अंतर है। 1.5 लाख में शुरू हुआ, 1 लाख में खत्म। ये भी 1.5 लाख में शुरू हुआ, 1 लाख में खत्म। लगभग सारा वैसा ही है। और विधि यानी कि नियम कानून वगैरह जो है उस पे अगर लिखता है कोई तो उसमें भी 1.5 लाख है और 1 लाख रुपए है, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या है? सारे पुरस्कार में एक चीज कॉमन है, वो है प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह। इसमें भी प्रमाण पत्र स्मृति, प्रमाण पत्र स्मृति, और इसमें भी मतलब ये पैसा का डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं, लेकिन प्रमाण पत्र मिलेगा ही और स्मृति चिन्ह मिलेगा ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूरा दिया गया है कि पात्रता क्या होनी चाहिए, कि वह लेखक जो है भारत का नागरिक हो, पुस्तक निम्नलिखित विधाओं पर लिखी होनी चाहिए। जैसे इंजीनियरिंग, ये सब जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके, ये हम लोग थोड़ा सा याद कर लेंगे, ठीक है। इंजीनियरिंग में हो, इलेक्ट्रॉनिक में हो, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, मतलब विज्ञान को और ज्यादा वैल्यू दिया जा रहा है ताकि विज्ञान पे अगर कोई पुस्तक लिखी हमें मिले तो जो भी लिखेगा तो उसको तो विज्ञान के बारे में पूरा शब्द छान छान के डिक्शनरी से निकालना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? कुछ शब्द नए बनाने भी पड़ेंगे। अगर वो राजभाषा विभाग को पसंद आया तो वो अपने डिक्शनरी में भी शामिल करते हैं, ठीक है। उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण इत्यादि। ये न्यायालय से संबंधित, पुलिस से संबंधित, अपराध से संबंधित, पुलिस प्रशासन से संबंधित, संस्कृत जो ऊपर था लगभग सेम वही है, पर ठीक है। ये उदारीकरण से क्या मतलब होता है? उदारीकरण? उदारीकरण इंग्लिश में लिबरल बोलते हैं, उदार को लिबरलाइजेशन, लि- ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, लिबरलाइजेशन। ठीक। उसके बाद सामान्य शर्त क्या है इसमें से? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो सकता है ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन दे दे और इसमें से बोल दे कि कौन सा जो है युक्ति सही नहीं है, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, ये सब दे दे कि इसमें से 3 एक जैसे हैं और एक जो है क्या है जो अलग है या फिर जो कंसिडर नहीं किया जाएगा, जो शर्त नहीं है। पुस्तक के एक से अधिक लेखक होने की स्थिति में प्रत्येक सह लेखक द्वारा अलग अलग प्रपत्र भरा जाएगा, ठीक है। अगर कोई पुस्तक 2 लोग मिल के लिख रहे हैं तो प्रोफोर्मा, ये तो प्रोफोर्मा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए केवल वे पुस्तकें ही स्वीकार्य हैं जो लेखक की हिंदी में मौलिक रचना हो। अनुदित पुस्तकें स्वीकार्य नहीं है, यानी कि पुस्तक जो है लेखक की अपनी हो प्लस खुद ही वो सारा कुछ करके रखा हो उसमें। किसी भी सरकारी संगठन द्वारा पूर्व में पुरस्कृत पुस्तकें पात्र नहीं होंगी, ठीक है। इसमें ये बोल सकता है 3 दे के, यहाँ ये पात्रता है, ये पात्रता है और ये पात्रता है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि अगर कोई पुस्तक पहले से पुरस्कार के लिए जा चुकी है, यानी कि उसको पुरस्कार जब मिल चुका है एक बार किसी सरकारी संगठन से, तो वो दोबारा उस पुस्तक के लिए दूसरा पुरस्कार
नहीं ले सकता है। ठीक है, यानी कि एक बार अगर उसको पुरस्कार मिल गया उस पुस्तक के लिए, तो दूसरा वो पुरस्कार नहीं ले सकता है। ठीक है। ऊपरी विषयक योजना के अंतर्गत पुरस्कार की घोषणा से पहले यदि पुस्तक को अन्य किसी पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया हो, तो इसकी सूचना लेखक द्वारा तत्काल राजभाषा को दी जाए। अब मुझे ही लगा कि मैंने बुक लिख दिया, ठीक है, राजभाषा उदय, अब मैंने किसी और में भी दे दिया और राजभाषा गौरव पुरस्कार में भी दे दिया। मुझे लगा कि उसमें तो मिलेगा नहीं, हो सकता है गौरव में मिल जाए, तो मैं गौरव में भी भेज दूंगा, गौरव पुरस्कार योजना में। तो अगर मैंने भेजा है तो उसकी सूचना हमें राजभाषा विभाग को तुरंत देनी है। योजना के अंतर्गत 1 जनवरी से 31 दिसंबर के दौरान प्रकाशित पुस्तकें ही स्वीकार्य है, जो अभी हमने डिस्कस किया था। पुस्तक की विषय वस्तु समीक्षात्मक एवं विश्लेषण युक्त होनी चाहिए। पीएचडी के लिए लिखे गए शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि के रूप में लिखी गई या पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तक इस पुरस्कार योजना है तो पात्र नहीं होगी। ठीक है। अगर बहुत सारे लोग पीएचडी करते हैं, वो लोग अपने अपने शोध लिखते हैं। ठीक है। पीएचडी कोई कर रहा है इसमें से? आप लोगों में से कोई पीएचडी कर रहे हैं? चलिए, कोई नहीं कर रहे, सब लोग सोच रहे हैं कि जॉब हो जाए। सब सोच रहे हैं कि जॉब हो जाए, उसके बाद देखेंगे क्या पढ़ना है, पहले पढ़ाई से मुक्ति मिले। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जब मुक्ति मिल जाएगी और ज्यादा लगेगा कि और ज्यादा पढ़ें। ठीक है, ये हम लोग की आदत है। जब पढ़ाई रहती है तब हम लोग सोचते हैं कि पढ़ाई से मुक्ति मिल जाए, और जब नौकरी हो जाते हैं, फिक्स हो जाती है हमारी, तब फिर हम लोग सोचते हैं कि पढ़ते रहते तो ज्यादा सही रहता। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे, शोध जो वो लोग करते हैं। लेखक सह लेखक पुस्तक में दिए गए आंकड़ों एवं तथ्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे और उनके प्रमाण में जहाँ तक संभव हो संदर्भ देंगे। अगर कोई ऐसा डाटा दे दिया कि उसमें डाटा जो है गलत हो गया, तो वो खुद ही उत्तरदायी होगा। ठीक है। यदि किसी व्यक्ति को राजभाषा विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में कोई पुरस्कार मिल चुका हो, तो उसकी प्रविष्टि विचारणीय नहीं होगी। तो ये भी हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि विचार कब नहीं किया जाए। तथापि सहलेखक यदि कोई हो योजना में भाग ले सकता है। सहलेखक को पुरस्कार में अनुपातिक राशि ही प्रदान की जाएगी। अगर मान लीजिए 2 लाख का यहाँ पे पुरस्कार है, ठीक है, तो हम लोग 2 लोग मिलके लिखा है 1+1, 2 लोगों ने मिलके लिखा है। अब एक को क्या हो गया, पुरस्कार मिल गया किसी दूसरे क्षेत्र में, मतलब किसी दूसरे वाले में मिल गया, तो बचा कौन, 1 लाख। तो ये एक व्यक्ति बचा, तो एक व्यक्ति अपना जो है भेज दिया नाम कि हाँ मुझे जो है इस योजना में भाग लेना है, और इसको पुरस्कार अगर दिया जाता है तो पुरस्कार उसको कितना मिलेगा, इसको आधा कर दिया जाएगा, जो भी पुरस्कार रहेगा उसको आधा कर दिया जाएगा। ठीक है। अगला कंडीशन क्या है, पुस्तक कम से कम 100 पृष्ठ वाला हो। यदि मूल्यांकन समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्राप्त प्रविष्टियों में से कोई पुस्तक किसी प्रकार के योग्य नहीं है, पुरस्कार के योग्य नहीं है, तो इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा। उसको हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते। अगर उसने बोल दिया कि आपका पुस्तक जो है सही नहीं है, तो वो हम लोग मान के चलेंगे। ठीक है, उसको चैलेंज नहीं करेंगे। यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के लेखक एक से अधिक होंगे तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर बांट दी जाएगी। ये तो ऊपर में भी हमने देखा। पुरस्कार योजना के अंतर्गत केवल आईएसबीएन, ठीक है, कोई भी पुस्तक अगर हम लोग खरीदते हैं तो आईएसबीएन नंबर होता है उस पर। ठीक है, आईएसबीएन वाली पुस्तकों को ही शामिल किया जाएगा। जो अगर कोई प्रकाशक है तो वो आईएसबीएन नंबर प्रोवाइड कराता है। ठीक है। तो जिस पुस्तक में आईएसबीएन नहीं हो, वहाँ मतलब वो पुस्तक कंसीडर नहीं की जाएगी। ठीक है। तो आईएसबीएन नंबर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो जो पब्लिशर्स होते हैं वो देते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ये देख लेंगे, ऊपर ऊपर ये वाला नहीं देखेंगे हम लोग, या एक आप लोग पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं। पुस्तकों की मूल्यांकन प्रक्रिया क्या होगी, इसमें मेंबर क्या होगा, हो गया। समिति की अध्यक्षता संयुक्त सचिव राजभाषा विभाग द्वारा की जाएगी। समिति में आवश्यकता अनुसार सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी प्रतिष्ठित विद्वान विशेषज्ञ भी
शामिल किए जा सकते हैं, यानी कि अगर गैर सरकारी है वो भी शामिल किए जा सकते हैं। कोई प्रोफेसर है कॉलेज के, वो भी शामिल किए जा सकते हैं। ठीक है, कोई अगर विद्वान है, मतलब लेखक टाइप का है, अगर वो अच्छा खासा ज्ञान रखता है तो उसको भी शामिल किया जाएगा। संयुक्त सचिव राजभाषा विभाग के होंगे, तो गैर सरकारी व्यक्ति जो राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक जो होगा वर्ष के लिए नामित किए जाएंगे। यानी कि अगर इस वर्ष किसी को नामित कर दिया, दो लोगों को, तो अगले वर्ष कोई डिफरेंट होंगे। ठीक है, ये चीज होगा। हर वर्ष वही आदमी नहीं चलेगा, आदमी चेंज करो। ठीक है। निदेशक, उप निदेशक, कार्यान्वयन, राजभाषा विभाग, सदस्य, सचिव। ठीक है, तो टोटल कितने मेंबर हो गए यहाँ पर? एक, यहाँ पे दो, उसके बाद यहाँ पे एक, तो कितने हो गए? चार हो गए टोटल। ठीक है, तो चार मेंबर यहाँ पे होते हैं। उसके बाद प्रविष्टि भेजने वाले लेखकों के निकट संबंधी मूल्यांकन समिति में शामिल नहीं किए जाएंगे। ये सब तो कोई ये नहीं है। अ, ये एक पढ़ लेंगे हम लोग, 12 नंबर। जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इस संकल्प के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी। ठीक है, यानी कि अगर मैंने इस लेटर में बहुत सारा कंडीशन दे दिया ऊपर, ठीक है, कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, 100 पृष्ठ का होना चाहिए। अब मेरे पास क्या हुआ, सारे जो पुस्तक आए उसमें से सिर्फ एक ही पुस्तक है जिसमें से 100 पेज है, बाकी सारे 90 के आए, 95 के आए। अब क्या करेगी वो?